गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई प्रे टू गॉड दैट गॉड विल फुलफिल योर ऑल एम्स एंड एम्बिशंस। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको ऑक्सीश्वसन एवं अनऑक्सीश्वसन में संबंध पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि ग्लूकोज का जो एक अणु होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसका ऑक्सीकरणक साइटोप्लाज्म में होता है, जिस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहते हैं, और अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुविक जो अम्ल होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री स्थल के अंदर किस में बदल जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक जो अम्ल होता है वो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में उत्सर्जित होती है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसके बाद हमने ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में आपसे चर्चा की। एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपसे चर्चा की और आपको बताया ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनऑक्सीश्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीश्वसन में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है, अर्थात अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीश्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अनऑक्सीश्वसन में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑक्सीश्वसन में कार्बनिक पदार्थों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उत्पाद के रूप में CO2 और जल का निर्माण होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में कार्बनिक पदार्थों का जब अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव में होती है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहते हैं, और शेष जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिस क्रिया को क्रेब्स चक्र की क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर दो प्रकार की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है ऑक्सीश्वसन की क्रिया में, दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्रव और किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जबकि अनऑक्सीश्वसन की सभी क्रियाएं जो होती हैं वो किसके अंदर संपादित होती है? केवल सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो केवल कोशिका द्रव में ही संपादित होती है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी श्वसन स्थलों पर। यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन स्थल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? श्वसन स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में हमने बताया कि 1880-90 के दौरान, यानी कि 1880 के अंदर कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की रेखित पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया था। आर अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और सबसे अंत में आपको मैंने बताया कि एफ मवेश नामक वैज्ञानिक ने 1904 में निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर।
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो दोहरी कला के द्वारा घिरी हुई होती है। अर्थात कोशिका के ये दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के दोनों कोशिकांग दोहरी झिल्ली के द्वारा अर्थात डबल लेयर्ड होते हैं, दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है इसकी बाह्य जो झिल्ली होती है या बाह्य कला होती है, ठीक है, ये बाह्य कला होती है या बाह्य आवरण जो होता है उसे बाह्य कला कहते हैं। इंग्लिश में इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बाह्य कला जो होती है इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के लगभग कैसी होती है, समान होती है। इसमें लगभग 75% प्रोटीन से और 25% ये फास्फोलिपिड से क्या होती है, बनी हुई होती है। बाह्य कला जो होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, समतल होती है। आप देख रहे हो बाह्य कला कैसी होती है, समतल होती है। ये क्या होती है, अंतः कला होती है। बाह्य कला के अंदर की ओर क्या पाई जाती है, अंतः कला पाई जाती है। ये अंतः कला होती है। क्या पाई जाती है, अंतः कला पाई जाती है। अंतः कला जो होती है वो कैसी होती है भी, अंतः कला जो होती है वो समतल नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से उभार और क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उनमें उभार और क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना अंतः कला होती है उसके अंदर उभार और गर्त जो पाए जाते हैं उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। तो इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये बाह्य कला और अंतः कला दोनों होती हैं वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। वैसे मैंने आपको बता दिया, रासायनिक दृष्टि से अगर बात करें तो बाह्य कला जो होती है वो 75% प्रोटीन से, ठीक है, और 25% किससे बनी होती है, वसा से बनी होती है। ठीक है, तो आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी कला के द्वारा घिरी होती है। बाह्य कला जो होती है वह सबसे भारी आवरण को बाह्य कला कहते हैं जो समतल होती है। ठीक है, अंतः कला जो होती है उसमें उभार और गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, और उभार और गर्तों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे क्रिस्टी कहा जाता है। देखिए इस क्रिस्टी के आंतरिक भाग के अंदर क्या है, उभार अंतः कला जो होती है यानी कि बाह्य कला और अंतः कला के मध्य में ये रिक्त स्थान पाया जाता है। बाह्य कला और अंतः कला के मध्य में एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का आकार जो व्यास होता है वो लगभग 80 से लेकर के कितना होता है, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक भाग होता है उसमें तरल और अर्ध तरल पदार्थ क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। क्या भरे होते हैं, इनके अंदर तरल और अर्ध तरल, ठीक है, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड पदार्थ क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स के रूप में इनके अंदर क्या है, प्रोटीन होती है वो भरी होती है। 70 प्रकार के राइबोसोम इनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं। साथ में आपको हमने इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर वृत्ताकार का पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनमस ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही कोशिकांगों के पास अपने स्वयं का क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए और आरएनए इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। इनका जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है, नग्न अवस्था के रूप में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उभार और गर्त पाए जाते हैं। इन उभार और गर्तों पर एक वृंतनुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। इस तरीके से वृंतनुमा क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। और ये वृंतनुमा जो संरचनाएं होती हैं, इन वृंतनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक कण कहते हैं, या इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है,
या इन्हें किस नाम से जाना जाता है, F1 पार्टिकल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है, F1 कणों के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः कला होती है, उस अंतः कला के अंदर उभार और गर्त पाए जाते हैं। उन उभार और गर्तों पर क्या पाए जाते हैं, एक सवृंत जैसी संरचना या वृंत जैसी संरचना पाई जाती है। इस वृंत नुमा या सवृंत नुमा जो संरचना होती है उसे प्रारंभिक कण या F1 कण या उन्हें ऑक्सीसोम्स के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये F1 कण ऑक्सीसोम्स या प्रारंभिक कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनों के परिवहन की क्रिया में सहायक होता है। देखिए ऑक्सीसोम्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीसोम्स की जो संरचना होती है ये इनका आधारीय भाग होता है, ठीक है, और ये इनका कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। ये इनका क्या होता है, शीर्ष भाग होता है। देखिए शीर्ष भाग का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, 75 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रांग होता है। कितना व्यास होता है, 75 से लेकर के कितना व्यास होता है, 100 आर्मस्ट्रांग इनका क्या होता है, व्यास होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये कैसे होता है, प्रोटियोलिपिड से मिलकर के क्या होता है, बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटियोलिपिड से मिलकर के क्या होता है, बने होते हैं। इनका शीर्ष भाग जो होता है, और इनके शीर्ष भाग के अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अर्थात इनके अंदर श्वसन श्रृंखला से संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन श्रृंखला से संबंधित एंजाइम्स इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। देखिए मध्य भाग के बारे में बात कर रहे हैं। शीर्ष भाग और आधारीय भाग के मध्य में क्या पाया जाता है, ये मध्य भाग होता है। इसका व्यास लगभग 50 आर्मस्ट्रांग होता है, ठीक है। और सबसे अंत में ये आधारीय भाग होता है, ठीक है। शीर्ष जो भाग होता है वो मैट्रिक्स की ओर स्थित होता है, ठीक है। आधारीय जो भाग होता है वो किस ओर होता है, बाह्य कला की ओर स्थित होता है, ठीक है। किसकी ओर स्थित होता है, बाह्य कला की ओर स्थित होता है। और आपको बता दूं इस आधारीय जो भाग होता है जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 75 आर्मस्ट्रांग से लेकर के 100 आर्मस्ट्रांग होता है। इस आधारीय भाग के अंदर एटीपेज से संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एटीपेज से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या करता है, संचय करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी इसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, जाना जाता है। एक बार फिर मैं स्ट्रक्चर को बता देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, बाह्य कला और अंतः कला। बाह्य कला समतल होती है, ठीक है। अंतः कला पर उभार और गर्त पाए जाते हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। बाह्य कला और अंतः कला लिपोप्रोटीन से बनी होती है। बाह्य कला और अंतः कला के मध्य में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से या पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्थल के नाम से जाना जाता है, जिसका व्यास 80 से कितना होता है, 100 आर्मस्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके आंतरिक भाग के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, अधात्री भरे होते हैं। अधात्री के रूप में प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम है, वृत्ताकार डीएनए जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के उभार और गर्तों पर क्या पाए जाते हैं, वृंतनुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। वृंतनुमा संरचना पर क्या पाई जाती है, वृंतनुमा संरचना पाई जाती है क्रिस्टी पर, जिन्हें ऑक्सीसोम्स या F1 कण कहा जाता है। और ये ऑक्सीसोम्स और F1 कण होते हैं, मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन परिवहन की क्रिया में सहायक होते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करते हैं। ऑक्सीसोम्स की संरचना एक बल्ब के आकार की होती है। ये इनका शीर्ष भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, और ये कौन सा भाग होता है, आधारीय भाग होता है। शीर्ष भाग जो होता है वो मैट्रिक्स की ओर स्थित होता है, आधारीय भाग जो होता है वो बाह्य कला की ओर स्थित होता है। शीर्ष भाग का व्यास 75 से लगभग 100 आर्मस्ट्रांग होता है, जिसमें श्वसन श्रृंखला से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये इनका कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है, जिसका व्यास 50 आर्मस्ट्रांग होता है, ठीक है। शीर्ष भाग जो होता है वो
सॉरी मध्य भाग जो होता है वो शीर्ष और आधार के मध्य में क्या है, पाया जाता है। देखिए आधारीय भाग का व्यास 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसमें एटीपी एंजाइम से संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हमने समरी टाइप में भी बता दिया और आपको डिटेल से भी आपको हमने बता दिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोटिक जीवों के अंदर श्वसन स्थल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि। किस पर बात करने जा रहे हैं, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि। किस पर बात करने जा रहे हैं, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि पर बात कर रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया श्वसन की क्रिया का मुख्य आधार जो होता है, श्वसन की क्रिया का मुख्य क्रियाधार जो होता है, देखिए श्वसन की क्रिया का जो मुख्य क्रियाधार या श्वसनाधार होता है, श्वसन की क्रिया का मुख्य क्रियाधार या श्वसनाधार जो होता है वो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया कौन सी शर्करा होती है, हेक्सो शर्करा होती है। हेक्सो शर्करा या जिसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज होता है। ठीक है भाई, देखिए इसकी जो यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज की जो क्रिया होती है, ये ग्लूकोज जो होता है इसका ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है तो उस चक्र को ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है। ग्लूकोज का कोशिका द्रव में जब ऑक्सीकरण होता है तो पायरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और यह पायरुविक जो अम्ल होता है, ठीक है, यह पायरुविक अम्ल जो होता है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो मैंने आपको बताया एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और सबसे अंत में CO2 और H2O का निर्माण हो जाता है। इस चक्र को कौन से चक्र के नाम से जाना जाता है, क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन की जो क्रियाविधि है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि को कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूं कि श्वसन की क्रिया का मुख्य क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट, हेक्सो शर्करा या ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है जिस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहते हैं। ग्लूकोज का कोशिका द्रव में जब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होते हैं और उच्च ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए मैंने आपको बताया ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन की क्रियाविधि होती है, उसको 3 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र और तीसरा होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले चरण पर जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइको कालांसन के नाम से भी जाना जाता है, ग्लाइको कालांसन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइको कालांसन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को EMP के नाम से भी जाना जाता है। EMP के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी खोज 1930 में 3 वैज्ञानिकों ने की।
जिनमें एक का नाम था एमडेन मेयरहाफ, इसलिए एमडेन में ई आ गया, ठीक है। दूसरा है मेयरहाफ, ऑटो मेयरहाफ, और तीसरे का नाम है जे पार्नस, जे पार्नस। ये तीन वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी और इसको ग्लाइकोलाइसिस को 10 चरणों में क्या है बांटा था, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस चक्र को ईएमपी चक्र या ग्लाइकोकालांसन चक्र के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ पर आपसे हम बात करने जा रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस को ग्रीक भाषा के अंदर, कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज में ग्लाइकोलाइसिस की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, ग्लाइकोज प्लस लाइसिस। ग्लाइकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज, लाइसिस का अर्थ होता है डिकम्पोज, डिकम्पोज। ग्लूकोज का अर्थ होता है ग्लूकोज और डिकम्पोज का अर्थ होता है अपघटन होना या विघटन होना। अर्थात ग्लूकोज के अपघटन या विघटन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लूकोज के अपघटन या विघटन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। एमडेन मेयरहाफ पार्थनाथ पाथवे नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, 1930 में ग्लाइकोलाइसिस चक्र को खोजा, और खोजने के बाद इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र को, ठीक है, 10 चरणों में क्या है इसे बांटा, ठीक है। कितने स्टेप्स में बांटा इन्होंने, 10 चरणों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चक्र को इन्होंने बांटा है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। किसमें पूर्ण होती है, कोशिका द्रव के अंदर क्या है, पूर्ण होती है। देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र के ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।